हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग बात कर रहे थे अमोनिया के बारे में, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको अमोनिया के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो कॉमर्शियली अमोनिया गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हम हैबर्स प्रोसेस यूज़ करते हैं। कॉमर्शियली अमोनिया गैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया गैस बनाने के लिए कॉमर्शियली हम हैबर्स प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, और लैब में बनाने के लिए, लैब प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड NaOH और अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं लैब मेथड के लिए। ठीक है, और लैब प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लैब प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड NaOH कॉम्बिनेशन, या अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम वाला जो कॉम्बिनेशन था वो हम लैब मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कॉमर्शियली प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है वो आयरन एज ए कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एज अ कैटालिटिक प्रमोटर यूज़ करने पर अमोनिया गैस में कन्वर्ट होता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के साथ ये प्रोसेस लो टेम्परेचर पर आगे बढ़ेगा, और अकॉर्डिंग टू लीचा टेलियर प्रिंसिपल यहाँ पर रिएक्टेंट का वॉल्यूम जो है ज़्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई प्रेशर। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज द रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मोलिब्डेनम एज अ कैटालिटिक प्रमोटर यूज होता है, जबकि आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अमोनिया के आगे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि अमोनिया में आगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो अमोनिया जो है हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। पहली बात, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लगभग 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर में 1300 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया को हम डिजोल्व कर सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक, अमोनिया इज इजीली लिक्विफाइड। अमोनिया आसानी से लिक्विफाइड होता है, और अमोनिया का जो यूज़ है वो एज अ रेफ्रिजरेंट या कूलेंट होता है। आजकल अमोनिया का यूज़ एज अ रेफ्रिजरेंट और कूलेंट होता है। ठीक है, तो ये अमोनिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट, और कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं। अमोनिया से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखो, अमोनिया के बारे में अगर हम बात करें NH3, तो अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है 1s2 2s2 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बैलेंस सेल को आप देखोगे तो क्या हो गया, 2s2 2p3 इज द बैलेंस सेल, और ये 3 हाइड्रोजन आटम के साथ कंबाइंड करके NH3 में जाएगा। 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइंड करके NH3 में गया। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। एक इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण, बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर के रिपल्शन के कारण इसका बॉन्ड एंगल 106 डिग्री 43 मिनट, लगभग रफली हम 107 डिग्री बोल सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, रिड्यूस होकर के 106 डिग्री 45 मिनट या लगभग 107 डिग्री पर आ गया है। ठीक है, और शेप इसका होगा पिरामिडल, पिरामिड जैसे शेप वाला। टेट्राहेड्रल की जगह शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल नॉट टेट्राहेड्रल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कुछ चीज़ें अमोनिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हुई। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 1 लोन पेयर, और इस लोन पेयर के कारण रिपल्शन बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 106 डिग्री 45 मिनट, जिसको हम रफली 107 डिग्री कह सकते हैं। और शेप इसका जो है वो टेट्राहेड्रल की जगह पे कैसा हो जाएगा, पिरामिड जैसा शेप हो जाएगा। टेट्राहेड्रॉन की जगह ये पिरामिडल शेप का हो जाएगा।
एक और इम्पॉर्टेंट बात है अमोनिया से रिलेटेड, तो वो ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको बताया कि आसानी से लिक्विफाइड होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है अमोनिया, हाईली soluble in water, highly soluble in water. Ammonia is highly soluble in water due to formation of hydrogen bonding, due to formation of intermolecular hydrogen bonding, due to formation of intermolecular hydrogen bonding, due to formation of intermolecular hydrogen बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल है। देखिए मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो अमोनिया से रिएक्ट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस क्या करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, तो ये सारे कंपाउंड अमोनिया से रिएक्ट करते हैं। इसलिए अमोनिया को ड्राई ओवर करने के लिए, कभी अमोनिया गैस को अगर सुखाना है, उसमें जो मॉइस्चराइज़र है उसको एब्जॉर्ब करवाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज़ कॉल्ड क्विक लाइम। क्विक लाइम हिंदी में कहेंगे इसको अनबुझा चूना, क्विक लाइम, यूज टू ड्राई अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, इसको अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, यूज टू ड्राई अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए क्या करेंगे, उसको क्विक लाइम से पास करेंगे। दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अमोनिया गैस को सुखाने के लिए, अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए हम क्विक लाइम यूज़ करते हैं। तो अमोनिया गैस इज ड्राई टू पास ओवर द क्विक लाइम, दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया की। तो व्हाट इज अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। तो बेसिक नेचर का, इसका जो सबसे पहला कारण था बेसिक नेचर का, वो क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे सेंटर है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण कैसा एक्ट करेगा, एज अ लोइस बेस एक्ट करेगा। तो अमोनिया इज एक्ट एज अ लोइस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण अमोनिया लोइस बेस के जैसा एक्ट करता है। और देखो जैसे NH3 है प्लस HCl डालोगे आप इसमें, तो ये क्या करेगा, NH4Cl बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है ये कंपाउंड NH3 प्लस HCl। तो एसिड के साथ रिएक्ट करके इसने सॉल्ट बनाया, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया। तो दिस इज ऑल्सो जस्टिफिकेशन ऑफ इट्स बेसिक नेचर, ये भी इसके बेसिक नेचर का जस्टिफिकेशन है। ये स्ट्रक्चर होता है अमोनियम क्लोराइड का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। देयर इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड्स देखिए ये रहे, इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और चार्ज आपने यूज किया, मतलब आयोनिक बॉन्ड भी है। तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयोनिक तीनों टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ऑल द थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, अमोनिया सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इज द सॉल्ट। तो सॉल्ट के बनने का मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड कैसा काम कर रहा है, एज अ बेस काम कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अमोनिया को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ट्रीट करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 बना लेगा ये अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बनाता है। ये इसका, अब देखो अगर वाटर के साथ अमोनिया को आप ट्रीट करोगे, अमोनिया विथ वाटर,
तो ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो वाटर के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें ये पोल पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो ये कुछ इसके जस्टिफिकेशन वाले केमिकल प्रोसेस को देखा हमने। आगे की रिएक्शन पर बात करते हैं। अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आगे के पोर्शन पर अब हम बात करेंगे। इसमें पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो ऑक्सीडेशन में कुछ रिएक्शंस लेते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, act as oxidizing agent for ammonia, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड अमोनिया के लिए एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड अमोनिया के लिए एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है। क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस अमोनिया, तो ये यहाँ से जनरेट कर देगा, इसको पहुँचा देगा माइनस से कहाँ पहुँचा दिया, 0 चार्ज पे पहुँचा दिया, तो ये नाइट्रोजन बना के देगा। और क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनिया को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है एज इट इज। अगर लेड ऑक्साइड से भी हम रिएक्शन कराएंगे तो लेड ऑक्साइड भी अमोनिया को क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा और लेड ऑक्साइड इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाएगा पीबी के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन वेयर लेड ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज द अमोनिया इनटू नाइट्रोजन। ऑक्साइड क्या करेगा, नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज कर देगा अमोनिया गैस को। ठीक है, अगली रिएक्शन, रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अमोनिया का रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि कई बार आ चुकी है। रिएक्शन विथ क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों एक जैसी होती है, पहले तो ये ध्यान रखना है। जैसा जिस स्टेप में जैसा क्लोरीन का रिएक्शन है उस स्टेप में वैसा ही ब्रोमीन का भी रिएक्शन होगा। तो पहले हम बात करते हैं जब अमोनिया एक्सेस में होगा, व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया इज देयर, तो क्या कंडीशन, पहली कंडीशन पर बात कर रहे हैं, व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया reacts with chlorine, excess of ammonia react with chlorine और ब्रोमीन, दोनों की रिएक्शन एक जैसी है इसलिए एक साथ लिख दे रहे हैं। एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, जब एक्सेस ऑफ अमोनिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तब नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखना है। देन इट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस, सीधे सीधे प्रोडक्ट याद रखना है, अमोनिया प्लस क्लोरीन। यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में है, ये बात ध्यान रखना है, अमोनिया इज इन एक्सेस, तो देन इट गिव्स N2 प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो प्रोडक्ट पूछेंगे आपसे क्या बनता है, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करेगा जब अमोनिया एक्सेस में होगा तब। व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस देन इट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। दूसरा स्टेप में व्हेन क्लोरीन इन एक्सेस, जब क्लोरीन एक्सेस में होगी, व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस देन इट प्रोड्यूस NCl3। हमें केवल प्रोडक्ट से मतलब है, तब वो क्या बनाएगा, NCl3 बनाएगा। जब क्लोरीन एक्सेस में होगा तो NCl3, अगर ब्रोमीन एक्सेस में होता तो NBr3 इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे NH3 प्लस 3Cl2 और ये आया आपका प्रोडक्ट NCl3, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, NH3 प्लस Cl2।
तो ये आ जाएगा NCl3 प्लस 3HCl। और NCl3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि NCl3 जो है वो एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। NCl3 इज एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड, ठीक है। और NCl3 जो है वो केवल बेस के जैसा काम करता है, केवल बेस के जैसा काम करता है, जबकि PCl3 और आगे वाले जो कंपाउंड हैं वो एसिड के जैसा काम करते हैं, क्योंकि उनमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, फास्फोरस और आगे के मेंबर्स में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन भी कर सकते हैं, लेकिन NCl3 के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नाइट्रोजन के पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए केवल और केवल बेस के जैसा एक्ट करेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बातों में मैंने आपको बताया था कि NF3 जो है वो सिंगल मेंबर है जो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों में ही d ऑर्बिटल नहीं है, कोई एक्सेस ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, जबकि NCl3 जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ऊपर के मेंबर भी, हायर मेंबर भी हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अमोनिया और क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन, जब एक्सेस ऑफ अमोनिया होगा तो नाइट्रोजन गैस और एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगा तो NCl3 बनेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। आगे की रिएक्शन पर बात करते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पर अब बात करेंगे। फॉर्मेशन इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया पर बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया को अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं तब क्या बनेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया या रिएक्शन विथ एयर कहें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी ये रिएक्शन। तो हम सीधे सीधे ऐसा कह लेते हैं, रिएक्शन विथ एयर। एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है अमोनिया, इस बारे में बात करते हैं। तो रिएक्शन विथ एयर, तो देखो NH3 गैस अमोनिया को जब ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ हीट करेंगे, प्लैटिनम का प्रेजेंस, प्लैटिनम ग्वेजेस एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। प्लैटिनम जाली वाला चैम्बर रहता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब अमोनिया और एयर के मिक्सचर को पास करते हैं। ये मेथड जो है नाइट्रिक एसिड बनाते समय भी आएगा, तब हम लोग वहाँ भी इसको पढ़ेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। तो अमोनिया को जब एयर के साथ प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। देन इट गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है, अमोनिया एयर के साथ हीट करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, अमोनिया एयर के साथ हीट करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट बनाता है। तो अमोनिया इज फॉर्मिंग नाइट्रिक ऑक्साइड विथ एयर, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विथ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन विथ अल्कली मेटल्स पहले भी आ चुका है, मैंने आपको बताया है। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल dissolved in liquid ammonia to form blue color solution। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल अमोनिया में डिसॉल्व हो करके ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं, एंड द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, ये अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। दिस इज ड्यू टू अमोनिएटेड और solvated electron, and this is a paramagnetic solution, this is a paramagnetic solution। तो कोई भी अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होकर के ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, ये ध्यान रखना है। और इसको लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, X plus Y अमोनिया, तो हियर Na
प्लस प्लस NH3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं होल X। ये इसका एक्सप्रेशन का तरीका है और कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है, X। और ये हुआ आपका पॉजिटिव, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर आ गए, अमोनिया में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अमोनिया। तो दिस इज a blue color solution due to ammoniated or solvated electron। तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल केवल बेरिलियम को छोड़ करके सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल भी ये रिएक्शन शो करते हैं। तो अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्मिंग ब्लू कलर सॉल्यूशन विथ अमोनिया ड्यू टू अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर सोडियम मेटल को सीधे सीधे आप अमोनिया के साथ हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा NaNH2 सोडामाइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा ये रिएक्शन। दिस रिएक्शन इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सोडामाइड। तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है जब डायरेक्ट हीट करेंगे, तब गैस को सीधे सीधे रिएक्ट करा दिया तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट सोडामाइड, ठीक है। तो व्हेन ड्राई अमोनिया इज पास ओवर द heated alkali metal or heated alkali metal, dry ammonia gas is pass over the heated alkali metal, dry ammonia gas, okay। तो क्या बना देगा, पोटाशियम के साथ होगा तो KNH2, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड पोटाशियमाइड, और हाइड्रोजन नासेंट हाइड्रोजन यहाँ पे निकालेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। और इस हाइड्रोजन का यूज हम करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये जनरल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन, फिर नासेंट हाइड्रोजन, और फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो दिस इज द नासेंट हाइड्रोजन। और जो बर्क रिडक्शन वाला प्रोसेस हमने पढ़ा बेंजीन में, बर्क रिडक्शन जहाँ पर हम पार्शियल रिडक्शन के लिए यूज करते हैं बेंजीन को, वहाँ पे ये प्रोसेस आया था, ठीक है। तो दिस इज रिएक्शन विथ एल्कली मेटल्स, ये हुआ इसका एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। रिएक्शन विथ एक्वस solution of ammonia, reaction with aqueous solution of ammonia, अमोनिया के जलीय विलयन के साथ क्रिया। तो जब अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तब अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया का मतलब हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है अमोनिया। अब देखो, जैसे सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ टफ नहीं है। फेरिक क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके साथ क्या मिल जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट विथ अमोनियम क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट और अमोनियम क्लोराइड। अगर आप इसके साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड को बॉईल करोगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बना देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देगा, और NH4Cl यहाँ से बाहर चला जाएगा। CrCl3 अगर आपके पास है, क्रोमियम क्लोराइड NH4OH, तो नाउ दिस टाइम this compound is converted into chromium hydroxide precipitate plus ammonium chloride, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड chromium chlorides are converted into their hydroxide, ये अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। रिएक्शन विथ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया का जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ध्यान रखना है। कॉपर सल्फेट
reacts with ammonium hydroxide solution, react with ammonium hydroxide solution to form CuNH3 whole 4 SO4. Tetraamine copper 2 cation or copper 2 sulfate. Tetraamine copper 2 सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। तो क्यूप्रिक सल्फेट, कॉपर सल्फेट जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। इट फॉर्म्स टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। एक बात ये ध्यान रखना है। और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट जो है ये इट इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, इट इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। ये जो कंपाउंड बना ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। इट इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन ड्यू टू CuNH3 whole 4 CuNH3 whole 4 2+ आयन। ठीक है, तो टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का है। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू टेट्राअमाइन कॉपर 2 कैटायन। कॉपर 2 कैटायन के कारण ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो दिस इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CuNH3 whole 4 2+ आयन। और ये जो सॉल्यूशन है टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्वेटजर्स रिएजेंट। स्वेटजर्स रिएजेंट, इसको हम स्विटजर रिएजेंट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्विटजर रिएजेंट। यूज टू डिसॉल्व द सेल्यूलोज, यूज टू डिसॉल्व द सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज को घोलने में काम आता है। यूज टू डिसॉल्व द सेल्यूलोज। तो टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने में काम आता है। इसको स्वेटजर्स रिएजेंट भी कहते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 के साथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन। तो देखो पहले स्टेप में AgNO3 प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा? AgOH का प्रेसिपिटेट बनाएगा, प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकले, अमोनियम नाइट्रेट बाहर निकलेगा, है ना। अमोनियम नाइट्रेट बाहर चला जाएगा, NH4NO3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये AgOH का जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, दिस AgOH प्रेसिपिटेट इज डिसॉल्व्ड इन अमोनियम, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये AgOH का जो प्रेसिपिटेट बना, दिस प्रेसिपिटेट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में डिसॉल्व हो जाएगा। Now it is converted into AgNH3 whole twice OH, AgNH3 whole twice OH में चला जाएगा। ठीक है, और साथ में 2 वाटर भी निकलेगा, और ये जो सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डायअमाइन
सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमोनी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ पहले क्या बनाएगा, AgOH का प्रेसिपिटेट बनाएगा। दैट AgOH प्रेसिपिटेट इज dissolved in excess of ammonium hydroxide to form diamine silver 1 hydroxide, diamine silver 1 hydroxide बना लेगा, ठीक है। अब AgNO3 के बाद AgCl के रिएक्शन पर आगे काम करते हैं। तो रिएक्शन विथ सिल्वर क्लोराइड, AgCl के साथ भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो AgCl प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgNH3 होल ट्वाइस Cl का कॉम्प्लेक्स बनेगा, डायअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, डायअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये डायअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स और वाटर एलिमिनेट करेगा, ठीक है। तो डायअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है किसके साथ, सिल्वर क्लोराइड के साथ। तो दिस इज सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अदर डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं HgCl2 के साथ रिएक्शन विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोसिव सब्लिमेट। मर्क्यूरिक क्लोराइड को कोरोसिव सब्लिमेट भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दिस केमिकल इज कॉल्ड कोरोसिव सब्लिमेट। मैंने ऑर्गेनिक में भी आपको बताया होगा, कहीं आया था ये। तो दिस केमिकल इज कॉल्ड कोरोसिव सब्लिमेट। इस केमिकल को हम कोरोसिव सब्लिमेट कहते हैं, सब्लिमेट। मर्क्यूरिक क्लोराइड इज कॉल्ड कोरोसिव सब्लिमेट, ठीक है। और पॉइजनस कंपाउंड है ये, और इट इज डिजॉल्व्ड इन हॉट वाटर और मिल्क, जो कि हॉट वाटर या मिल्क में डिजॉल्व होता है। दिस इज वन ऑफ द सिंगल कंपाउंड विच इज डिजॉल्व्ड इन हॉट वाटर और मिल्क। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड को कोरोसिव सब्लिमेट भी कहते हैं, क्योंकि अगर गलती से इसको कोई मान लीजिए मिल्क में मिला के पिला दिया किसी ने, पॉइजन है तो जानबूझ के तो पिएगा नहीं, है ना। गलती से अगर किसी ने पिला दिया तो कोरोट करते हुए जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल को पूरा कोरोट करते हुए जाएगा। इट मीन्स स्टार्ट द ब्लीडिंग, इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं कोरोसिव सब्लिमेट। पॉइजनस कंपाउंड है ये, और इस कंपाउंड के पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए जो रेमेडी है इसका, एंटीडोट ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड इज वाइट पार्ट ऑफ एन एग। अंडे का सफ़ेद हिस्सा जो है वो इसका एंटीडोट है, ये ध्यान रखना है। ये चीज़ें पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन आया कई बार कि स्वामी दयानंद सरस्वती को मारने के लिए मर्क्यूरी के किस कंपाउंड का यूज़ किया गया है। हालांकि केमिस्ट्री से तो रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है वहाँ से ये केमिस्ट्री से रिलेट हो जाता है। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड जो कि वाइट पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, और ये कंपाउंड जो है वाटर या हॉट मिल्क के अंदर सॉल्युबल है, एंड दिस कंपाउंड इज पॉइजनस इन नेचर। और ये कंपाउंड पॉइजनस नेचर का है, बहुत ट्रेस अमाउंट में ये जो है परगेटिव होता है, इन वेरी वेरी लिटिल अमाउंट इट इज एज अ परगेटिव मतलब जो पेट को साफ करता है। जैसे मान लो जिसको अनडाइजेशन का प्रॉब्लम है उसको दे सकते हैं, लेकिन बहुत ट्रेस। लेकिन अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये पॉइजनस हो जाएगा, हाईली पॉइजनस इन नेचर। और मैंने आपको बताया कि जो भी एलिमेंट्री कनाल में जैसे घुसेगा तो उसको कोरोट कर देगा तो ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लड आने लगेगा मुंह से, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इसको ट्रीट करने के लिए वाइट पार्ट ऑफ एन एग का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द एंटीडोट ओनली, ओके, ठीक। तो ये मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिलेटेड एक बात बताया मैंने आपको। अब रिएक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड पर हम लोग बात कर रहे हैं।
तो HgCl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड का जब रिएक्शन होता है तो HgNH2Cl नाम का कंपाउंड बनेगा। मर्क्यूरिक अमाइडो मर्क्यूरिक क्लोराइड NH4Cl plus 2 water, amido mercuric chloride, ठीक है। तो अमाइडो मर्क्यूरिक क्लोराइड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाता है ये मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। अगले स्टेप पर बात करते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन। Hg2Cl2 is called mercurous chloride, Hg2Cl2 is called mercurous chloride, और मर्क्यूरस क्लोराइड को हम कैलोमल भी कहते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड इज कॉल्ड कैलोमल, मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल कहते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। इट इज यूज्ड टू मेक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद Hg2Cl2 एंड नाउ इट्स रिएक्शन विथ मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड। तो Hg2Cl2 with ammonium hydroxide, Hg2Cl2 with ammonium hydroxide, तो इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, और मर्क्यूरस क्लोराइड Hg प्लस HgNH2Cl, HgNH2Cl बनाएगा जो कि ग्रे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है। इट इज इन फॉर्म ऑफ ग्रे प्रेसिपिटेट। NH4Cl और वाटर बाय प्रोडक्ट है, तो ये एक HgNH2Cl का ग्रे प्रेसिपिटेट बनाएगा। मर्क्यूरी फ्री हो रहा है इसलिए ग्रे भी आएगा, Hg फ्री हुआ यहाँ पे इसलिए ग्रे प्रेसिपिटेट आया, तो ग्रे प्रेसिपिटेट वाला कंपाउंड बन जाएगा। जब मर्क्यूरस क्लोराइड की रिएक्शन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगले स्टेप पे बात करते हैं। इसके बाद रिएक्शन विथ नासलर्स रिएजेंट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विथ नासलर्स रिएजेंट, रिएक्शन विथ नासलर्स रिएजेंट सभी ने टेस्ट करके देखा होगा। अमोनियम का टेस्ट है ये, जीरो ग्रुप के मेंबर को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। रिएक्शन विथ नासलर्स रिएजेंट, अमोनिया को पहचान के लिए, अमोनियम ग्रुप की पहचान के लिए इस टेस्ट को हम लगाते हैं। जब थोड़ा सा अल्कली डालते हैं तो अमोनिया वाले कंपाउंड में, अमोनियम सॉल्ट के अंदर जब थोड़ा सा अल्कली डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो पहले मिलेगा आपको अमोनिएटेड ऑर्डर, अमोनिएटेड ऑर्डर मिलता है। अमोनिएटेड ऑर्डर आया तो अमोनियम हो सकता है, अमोनियम में भी, उसको फिर हम क्या करते हैं, नासलर्स रिएजेंट से ट्रीट कर देते हैं, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाता है। दैट brown precipitate confirm the presence of ammonium in the salt, और वो precipitate salt के अंदर अमोनियम को confirm करता है। ठीक है, तो how to identify ammonia by Nassler's reagent, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको बता दिया है तो ध्यान रखना है। पहली बात तो देखो K2HgI4 पोटाशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटाशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, अगर इसका साइंटिफिक नाम हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा,
पोटासियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2, पोटासियम टेट्रा आयोडो या आयोडाइडो मर्क्यूरेट 2, ये इसका साइंटिफिक नाम है। दिस केमिकल इज कॉल्ड नासलर्स रिएजेंट। नासलर्स रिएजेंट, इस केमिकल को हम कहते हैं नासलर्स रिएजेंट। तो सबसे पहले तो नासलर्स रिएजेंट को याद कर लीजिए। नासलर्स रिएजेंट क्या होता है? K2HgI4 इज द नासलर रिएजेंट। अब नासलर रिएजेंट का अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो अमोनियम कंपाउंड के साथ, अमोनियम आयन के साथ कंबाइंड होकर के ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। इट गिव्स ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ब्राउन प्रेसिपिटेट किसके कारण आता है? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस के फॉर्मेशन के कारण आता है। तो उसका फॉर्मूला चाहिए मुझे, है ना। आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस क्या होता है, तो कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है। तो K2HgI4, K2HgI4 ये हो गया आपका नासलर्स रिएजेंट। नासलर्स रिएजेंट ये हुआ नासलर्स रिएजेंट। अमोनियम सॉल्ट या अमोनिया ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमोनिया का अल्कलाइन सॉल्यूशन NH3 प्लस KOH या NaOH यूज कर सकते हैं, KOH या NaOH यूज कर सकते हैं। अब देखो, बाय प्रोडक्ट का हमें कोई काम है नहीं, केवल और केवल क्यों आया ब्राउन प्रेसिपिटेट, उस पर बात करना है। तो चलो उसको याद करते हैं। ऊपर नीचे लिखो Hg, एक कॉर्नर को जोड़ो ऑक्सीजन से, एक कॉर्नर को जोड़ो NH2I के साथ, ठीक है। क्लियर दिखा? Hg अप एंड डाउन, Hg, वन कॉर्नर विथ ऑक्सीजन एंड अनदर कॉर्नर विथ NH2I। अब आपके पास KOH 4 और 3 7, आपके पास K है, तो 7 पोटाशियम आयोडाइड निकलेगा। 7Ki, उसका हमें कोई काम नहीं है, नहीं भी याद हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 7Ki प्लस 2 वाटर, ये इसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है अमोनियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, और ये मिलता है ब्राउन प्रेसिपिटेट का कारण है फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। इसको कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस के बनने से हम अमोनिया की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो अप एंड डाउन Hg, one corner with oxygen and another corner with NH2I. This is the formula of iodide of Milan's base, which justify the presence of ammonia in the given solution. तो अमोनिया को पहचानने के लिए हम नासलर्स रिएजेंट यूज करते हैं। What is the formula of the नासलर्स रिएजेंट? K2HgI4. When its solution is treated with alkali, then it gives iodide of Milan's base. Okay, तो this one is very important reaction, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया कुछ अमोनिया की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हमने बात किया, हाउ टू आइडेंटिफाई द अमोनिया, और अमोनिया के यूजेस फर्टिलाइजर्स बनाने में, एज अ रेफ्रिजरेंट और कूलेंट। आजकल CFC की जगह पर अमोनिया एज अ कूलेंट यूज होता है, ये ध्यान रखना है। तो अमोनिया इज यूज्ड एज कूलेंट एट द प्लेस ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट या कूलेंट हम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले कंपाउंड के बारे में। तो अगला जो कंपाउंड हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है नाइट्रिक एसिड। द नेक्स्ट
इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज नाइट्रिक एसिड। छोटे छोटे भी मेंबर्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक को इंटरेस्टिंग बनाना, इनऑर्गेनिक को याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो बात करेंगे अब नाइट्रिक एसिड के बारे में। इनिशियली इट इज कॉल्ड एक्वाफोर्टस। एक्वाफोर्टस के नाम से भी इसको जानते थे पहले। ओके, तो इट्स अनदर नेम इज एक्वाफोर्टस। जैसे अमोनिया को कहते हैं अल्कलाइन एयर, ठीक है, तो यहाँ पे HNO3 को कहते हैं एक्वाफोर्टस। और एक्वाफोर्टस को लैब में कैसे बनाते हैं, वन बाय वन हम लोग बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले बात करते हैं इसके लैब प्रिपरेशन के बारे में, हाउ टू प्रोड्यूस इन लैबोरेटरी। तो KNO3 को ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। KNO3 विथ सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कली नाइट्रेट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। KNO3 और NaNO3 यूज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा HNO3। तो दिस रिएक्शन गिव नाइट्रिक एसिड। ये लैब मेथड हो गया। HNO3, अच्छा KHSO4 बनेगा, तो KHSO4 बनाएगा ये, और HNO3 बनाएगा। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो रहा है, तो HNO3 प्लस KHSO4, पोटाशियम पर सल्फेट, और साथ में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द लैब मेथड टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। और इसका अपने को कोई खास काम है नहीं। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड मेथड के प्रिपरेशन के बारे में। दिस इज द ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस ये नाइट्रिक एसिड बनाने का कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर मेथड भी है ना। ओस्टवाल्ड्स और बर्कलैंड आइड दो प्रोसेस हैं, जिसमें एक आपके सिलेबस में है ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो हाउ टू नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हम नाइट्रिक एसिड कैसे बना सकते हैं, तो उस बारे में हम लोग बात करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो देखो, सबसे पहले हम एक टावर यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग टावर और कैटालाइटिक टावर। इन दिस टावर देयर आर प्लैटिनम ग्वेजेस। प्लैटिनम की जाली वाला चैम्बर होगा ये। प्लैटिनम की जालियां लगी रहेगी इस चैम्बर के अंदर। तो ये प्लैटिनम टेम्परेचर कितना, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। नाम क्या इसका, कैटालाइटिक टावर। कैटालाइटिक टावर। तो कैटालाइटिक टावर के अंदर से हम क्या काम करते हैं, कैटालिटिक टावर में हम अमोनिया और एयर के मिक्सचर को प्रोड्यूस करेंगे। अमोनिया और एयर के मिक्सचर को कैटालिटिक टावर में पास करेंगे। तो मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर is allowed to pass through the catalytic tower. अमोनिया और एयर के मिक्सचर को कैटालिटिक टावर से पास करेंगे at 800 degree centigrade where platinum gauge is present as a catalyst. Now this after the combustion, after the reaction, this mixture is converted into nitric oxide. अब ये मिक्सचर कन्वर्ट हो गया है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। अब नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद अगले चैम्बर की रिएक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अनदर अगला जो चैम्बर है आपका, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग टावर। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग टावर। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग टावर। तो व्हाट हैपेंस इन ऑक्सीडाइजिंग टावर, ऑक्सीडाइजिंग टावर के अंदर जो NO आ रहा है, दैट NO इज कंबाइंस विथ एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये कन्वर्ट हो जाएगा एयर के साथ, ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड गैस के अंदर, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ तक क्लियर। पहले क्या काम किया हमने, a mixture of ammonia and air is passed through the catalytic tower at 800 degrees centigrade where platinum gauze act as a catalyst. Then this combustion mixture give nitric oxide, इस combustion mixture ने क्या बना के दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना के दिया। ठीक है, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग टावर के अंदर फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। देन फाइनली अब ये जो अगला टावर आ रहा है, दैट टावर, इन दिस टावर व्हाट हैपन्स इन दिस टावर, तो इस टावर के अंदर क्या होने वाला है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन टावर, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर, अवशोषण कक्ष कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन टावर। तो एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर क्या प्रोसेस होने वाली है, यहाँ पे ऊपर स्प्रेयर प्रेजेंट होंगे, देयर आर सम स्प्रेयर विच आर यूज्ड टू स्प्रे द वाटर, और ये स्प्रेयर क्या काम करेंगे, यहाँ से पानी नीचे की तरफ स्प्रे करेंगे। स्प्रेयर है तो नेचुरली उसका काम क्या है, वाटर को स्प्रे करना। ठीक है, तो यहाँ से ये वाटर को स्प्रे करेंगे एंड देयर आर क्वार्ट्ज बॉल्स, जिससे कि गैस डायरेक्टली ऊपर ना चली जाए, निकल के बाहर ना चली जाए गैस, क्योंकि शावर लगे हुए हैं ऊपर, तो वहाँ से कहीं ना कहीं से स्पेस मिल जाएगा उसको, है ना। तो देयर आर सम क्वार्ट्ज बॉल्स, क्वार्ट्ज बॉल्स, रेत की बनी हुई कुछ गोलियां, क्वार्ट्ज की बनी हुई बॉल्स रहती है, और ये बॉल्स जब ऊपर से वाटर आएगा तो वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलकर के नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। केमिकल प्रोसेस हम लोग लिखने वाले हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, तो इन द फर्स्ट आवर, that is called catalytic tower. What happens in the catalytic tower, the mixture of ammonia and air is passed through the catalytic tower, and in this tower this mixture is burned to give nitric oxide gas. In the next tower, this is called oxidizing tower. In oxidizing tower, nitric oxide gas is combines with air to form nitrogen dioxide gas, वो nitrogen dioxide gas में convert हो जाएगा, और in the absorption tower, this nitrogen dioxide gas absorb water and converted into dilute nitric acid, यहाँ से आपको dilute nitric acid मिल जाएगा। तो this is the Ostwald's process, ये है Ostwald process। अब हम इसके ओवरऑल केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस, क्या केमिकल रिएक्शन हुआ इस प्रोसेस के अंदर, उसको हम अब चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम हुआ उसमें अमोनिया और एयर का मिक्सचर NH3 प्लस एयर का जो मिक्सचर है वो प्लैटिनम ग्वेज के प्रेजेंस में, प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हुआ, और इसके साथ साथ वाटर बनाया उसने, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट NO is oxidized by air to give nitrogen dioxide in the oxidizing tower. Oxidizing tower में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, एंड फर्दर दिस NO2 gas react with water in absorption tower, and now in absorption tower it is converted into nitric acid, ये dilute nitric acid में convert हो जाएगा, it is converted into dilute nitric acid and some quantity of NO is also here, तो कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे NO भी बना। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और जब हम बात करेंगे बर्कलैंडाइट प्रोसेस की, जो दूसरा इसका कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है,
तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट एयर को खींच लेते हैं, डायरेक्ट एयर को सक करके फर्नेस में बांध करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना देंगे। इतना सा डिफरेंस है, लेकिन उसके केमिकल प्रोसेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में हम लोग बर्कलैंडाइट प्रोसेस और उसके आगे नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी, नाइट्रिक एसिड के बाद इसमें मैंने आपसे कहा कि कुछ छोटे छोटे कंपाउंड हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो एक एक उनका प्रिपरेशन मेथड देख लेंगे। फिर फास्फोरस और उसके आगे के मेंबर्स पर बात करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। ठीक है।